हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। नाजरीन मोहतरम, आज फरवरी की 3 तारीख है और वक्त सुबह के 8:35 हो चुके हैं। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे, इस ट्रांसमिशन को देखते रहेंगे और 10 बजे तक हम आपको जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर की सियासत और बैनुल-अक़वामी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है बाखबर करने की कोशिश करेंगे। टीवी पर जब आप हमें देखेंगे तो 9:35 पर आप अपने इलाके के मामलात और मसाइल को लेकर भी बात कर सकते हैं। यानी 9:35 का वक्त होगा जब हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप और हम बात करेंगे, आपके मामलात और मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक याद रखिएगा कि हमारी राब्ता साइट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर मैसेज बॉक्स में जाकर अपने अपने इलाके का अपडेट हमें ज़रूर बताइएगा। मुंतज़िर रहेंगे आपकी आरा के भी और आपकी तजवीज़ों के साथ साथ आपके इलाकों की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी हमें बाखबर कीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से। सबसे पहले बात आज करते हैं माजी की, यानी वो सबक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 3 फरवरी को माजी के अंदर जो एक लंबी फहरिस्त है उनमें से कौन कौन से अहम तरीन वाक़ात को आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। आसिफ रशीद क्योंकि दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ आ चुके हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस प्रोग्राम में। और आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। 3 तारीख है फरवरी के इस महीने की। क्या माजी में आज वाक़यात रहे हैं, कौन से वाक़यात हैं जिन पर नजर दौड़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। साल 2003 में आज ही के दिन भारत उज्बेकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी वर्किंग ग्रुप मुश्तरका तौर पर दोनों ममालिक की तरफ से तश्कील दिया गया 3 फरवरी 2003 को। 1925 में आज ही के दिन बंबई और केरला के दरमियान पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ, पहली ट्रेन चली। साल 1954 में प्रयागराज या जिसे आप इलाहाबाद पहले कहते थे, यहां पर कुंभ मेले में भगदड़ मची, 500 से ज्यादा लोगों की मौत 1954 में 3 तारीख को आज ही के दिन हुई थी। 1999 में जम्मू और कश्मीर की सियासी पार्टी जमहूरी जनता दल का दोबारा क़याम अमल में लाया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मर्ज हुई थी, लेकिन आज के दिन 1999 में एक बार फिर से अलग हुई 1999 में, और डेमोक्रेटिक जनता दल इस पार्टी का नाम था। इसके अलावा आज के दिन 3 फरवरी 1783 को आज ही के दिन हस्पानिया ने अमरीकी आजादी को तस्लीम करने का आखिर ऐलान आज ही के दिन किया था। 1962 में अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। साल 2007 में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाके हुए, 135 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिस वक्त कशीदगी उरूज पर थी बगदाद के अंदर। और 1995 में आज ही के दिन खलाबाज एलियन कॉन्सर खलाई शटल चलाने वाली पहली खातून बनी, जो पहला रिकॉर्ड आलमी सतह पर था, आज से ठीक 26 बरस कबल 3 फरवरी साल 1995। हिस्ट्री ऑफ द डे में इतना ही। अब शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, और आज भी आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, चूंकि पहले शुमाली हिस्सों के अंदर मौसमियाती तब्दीली का असर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या कुछ है, बालाई हिस्सों में, मैदानी इलाकों में, और आम जिंदगी कैसे मुतासिर हो रही है, पहले इस पर जरा बात करेंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले जरा मौसम के मिजाज की बात आपको बताते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आएंगे तो आपको एक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से भी बाखबर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम का मिजाज, क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर कल बाद दोपहर से ही देखने को मिला था, और बालाई और मैदानी इलाकों में जहां बादलों ने दस्तक दी थी और शाम होते होते मैदानी और बालाई इलाकों में जहां बारिशें, हल्की बारिशें हुई है, वहीं पर एक बार फिर बर्फबारी से भी कई बालाई इलाके जो है वो फैज़याब हुए हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक फिलहाल ये सिलसिला कुछ और दिनों तक भी जारी रह सकता है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जो मगरिबी हवाओं का असर है वो रवा महीने के चंद दिनों यानी अभी 2 से 3 दिनों तक मजीद रह सकता है। फरवरी 8 तारीख तक मौसम का मिजाज जो है वो इसी तरीके का, कभी बारिशें और कभी बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरीके की पेशनगोई जो है वो कर दी गई है। इधर जब महकमे मौसमियात की पेशनगोई सामने आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट और इंतजामिया भी मुतहरिक हो जाती है और बर्फ हटाने का काम
शद्दुमत से जारी शुरू किया जाता है। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं सयाहती मरकज गुलमर्ग की, तो जहां पर कल हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जरूर देखने को मिली थी और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक गुलमर्ग के अंदर 6 से 8 इंच की ताज़ा बर्फबारी रात देर गए तक रिकॉर्ड की गई थी और उसको हटाने के लिए मैन और मशीनरी जो है वो लगा दी गई है ताकि सयाहों और आम लोगों को किसी तरीके की कोई मुश्किल वहां पर पेश ना आए। इसके साथ साथ जब हम वांगत जिला गांधरबल के वांगत इलाके की बात करें, जो थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका है, वहां पर कमोबेश 5 से 7 इंच की बर्फबारी पड़ी है, बर्फ हुई थी और उसके लिए भी अब इंतजामिया ने बर्फ हटाने के सिलसिले में काम शुरू कर दिया। जिला कुपवाड़ा के लोलाब और सोगाम इलाके के अंदर वस्ती रात तक यानी बीती रात तक जो है वो 2 से 3 इंच की बर्फ पड़ी थी। कुपवाड़ा के अंदर 1 इंच, तारतपुरा गांव के अंदर 3 इंच से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई, जचलडारा के अंदर 2 से 3 इंच की बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरीके से जब हम दीगर इलाकों की ओर देखें, जैसे बड़गाम की ओर बात करेंगे, शाहरी शरीफ का जो इलाका है, यूसमर्ग का जो इलाका है, नागबल का जो इलाका है, वहां से 4 से 8 इंच तक बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से सूरतयार के इलाके में 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। खान साहब का जो इलाका है जिला बड़गाम का, रैयार बेल्ट, ऊपर वाला बेल्ट, पहाड़ी बेल्ट जो है, 3 से 5 इंच की बर्फ वहां पर भी रिकॉर्ड की गई है। खाग इलाके के अंदर 5 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बारामूला की जब आप बात करेंगे तो बारामूला के अंदर भी इसी तरीके से सभी अजला के, बारामूला के सभी इलाकों के अंदर 3 से 5 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जिला अनंतनाग से भी, जैसे कोकरनाग हो, कापरन हो, पहलगाम हो, जहां पर 6 से 8 इंच की बर्फ रिकॉर्ड की गई है, वहां पर भी मैन एंड मशीनरी को जो है वो लगा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि ये जो बर्फ दर्जा हरारत में कमी आने की वजह से जम चुकी थी, इसको किसी तरीके से हटाया जाए और आम लोगों को राहत मिल सके। मैन एंड मशीनरी ऑन टोज है, लेकिन मामला श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का भी आपको बताते चलते हैं। इस बीच महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक फिलहाल 8 तारीख तक इसी तरह की सूरत हाल से गुजरना है और कल की तरह आज भी यकबस्ता हवाएं रहेंगी। मौसम में कोई ज्यादा तब्दीली का इम्कान नहीं। नेशनल हाईवेज पर इसका असर पड़ेगा, चूंकि पहले ही श्रीनगर और लेह हाईवे आप देख रहे हैं बंद है। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के, चूंकि ये जो तस्वीरें हैं रात से सुबह तक बनिहाल, रामबन, ऊपरी इलाकों के साथ साथ ये सयाती मकाम गुलमर्ग और पहलगाम तक की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, मर्ज करके आप देख रहे हैं रात से सुबह तक की तस्वीरें। साथ साथ बहाली का काम भी शुरू किया गया है, लेकिन बेशतर ऊपरी इलाकों में इस वक्त जो इतलात मिल रही है, जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं, कुछ लोग हमें सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स के जरिए अपने अपने इलाकों से अपडेट कर रहे हैं और एक जो हमारे व्यूअर हैं बता रहे हैं कि मंजगाम, वट्टू, टंगमर्ग और इसके आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप है, लिहाजा बिजली हुकाम फौरी तौर से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करें। ये किसी एक इलाके की नहीं है, कुछ एक इलाकों से सुबह सुबह फोन कॉल्स भी मौसूल हुई, कुछ इलाकों से मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे पर ज्यादा फिलहाल असर नहीं पड़ा है। जवाहर टनल के बिल्कुल करीब जहां पर फिसलन की वजह से रात देर गए, कुछ एक वक्त के लिए गाड़ियों को एहतियाती तौर पर रोका गया था। इस वक्त जो सुबह सुबह की इतलात हैं अपने चलते हैं जरा श्रीनगर, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में आरिफ वहीद हमारे बानिहाल टॉप से भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बूंदाबांदी, हल्की बर्फबारी होगी, क्या कुछ मौसम का मिजाज है? क्योंकि सुबह सुबह बहुत हल्की सी बर्फ शहर के अंदर भी देखने को मिल रही थी। शुक्रिया गौर साहब। इस वक्त देखा जाए तो वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शहरी श्रीनगर में भी हल्की हल्की बर्फबारी जो है कल रात से ही दिखनी शुरू हो गई थी। मैं आपको थोड़े से विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त श्रीनगर में तकरीबन कितनी जो है बर्फ जम चुकी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आपको गाड़ी का शीशा दिखा रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी जो है बर्फ यहाँ पर दिख रही है और ये तकरीबन कल रात से ही जो है जिस तरीके से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी भी ये सिलसिला लगातार कश्मीर में जारी है, जबकि मौसम का मिजाज कश्मीर में अब बदला फिर से है। देखा कि 2-3 दिन जो है तकरीबन अच्छी खासी धूप रही, मगर इस वक्त अगर देखा जाए मौसम ठंडा है, बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के साथ साथ यहाँ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। जबकि मौसम महकमात ने प्रेडिक्शन की थी, मौसम महकमात ने बताया था या 2 से लेकर 3 तारीख तक अगर हम बात करें, इसमें फिर से मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिलेगा और वो खासा असर इस वक्त जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। गौर साहब, एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि कुछ एक इलाकों से ये इतला मौसूल हो रही है जहां पर बर्फबारी की वजह से थोड़ा बहुत असर जो है वो नेशनल हाईवेज से राब्ता सड़कों पर पड़ा है। शहर के बीचों बीच क्या सिचुएशन है और एयरपोर्ट के आसपास किसी तरह का सिस्टम मुतासिर हुआ है?
देखिए, अगर मैं बात करूं मेन इन मशीनरी को लेके तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है। हम देख रहे थे कि सुबह से ही नेशनल हाईवे से जो है स्नो कटर मशीन्स या जितनी भी क्लियरेंस के लिए जो मशीन्स है उसे लगा दिया गया है। सड़कों को साफ किया जा रहा है, खासतौर पर एयरपोर्ट रोड को भी क्लियर किया जा रहा है। जिस तरीके से लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो मुसाफिरों को या ट्रैवल करने वाले जितने भी पैसेंजर्स होंगे जो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे उनको दिक्कतें नहीं होगी। वैसा हम देख रहे हैं कि अभी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, हल्की बर्फबारी हो रही है, मगर मैन एंड मिशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, श्रीनगर की तस्वीर दिखाने के लिए। लेकिन सीधे चलते हैं जी बानिहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का हाल आपके सामने रखते हैं। आरिफ फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का क्या कुछ हाल है, क्योंकि महकमे ट्रैफिक की तरफ से जो एडवाइजरी थी उसके हिसाब से तो ग्रीन सिग्नल है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ खबर आपके पास? जी बिल्कुल सर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की अगर बात करें, सुबह सुबह हल्की हल्की जो है मैदानी इलाकों में जो है वो बर्फबारी बाकायदा शुरू है। ऊपरी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी कल शाम से ही हो रही है। और ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि आज जम्मू से और श्रीनगर से लाइट मोटर व्हीकल को चलने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि बर्फ का मार्जिन जो है अगर बनिहाल से टच में बात करें उतना ज्यादा अभी जमा नहीं हुआ है, लेकिन बर्फबारी हो रही है मैदानी इलाकों में भी। और गाड़ियां जो है इस समय रवा दवा छोटी गाड़ियां हैं। और उधमपुर से जिस तरह से कल रात को ही मालबदर गाड़ियों को जो है निकालने की कोशिश की गई, कम गाड़ियां जो है अभी यानी उधमपुर से श्रीनगर की ओर उनको निकाला जाएगा। अब ये सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा? हालांकि सुबह बारिशें बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस समय जिस तरह से ऊपरी इलाकों में कल शाम से बर्फबारी थी, तो मैदानी इलाकों में भी इस समय जो है बैक साइड में आप देख सकते हैं कि इस समय मैदानी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। लेकिन ऑफिशियल शेड्यूल क्या है आरिफ नेशनल हाईवे के लिए आज? जी आगे तो मैं आपको बताता चलूं कि कौमी शाहराह पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 घंटा पहले जो है, आधा घंटा पहले जो है कौमी शाहराह पे गाड़ियां जो है छोटी गाड़ियां चल रही थी। तो यहाँ पर ट्रैफिक इंतजाम का मतलब ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जल्द गाड़ियों को निकाला जाए, ताकि जो मौसमियात का मानना है कि मौसम में तब्दीली आ सकती है, उसको चलते कहीं गाड़ियां हाईवे पे ना फंस जाए। लेकिन सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं हाईवे पे रेगुलेशन के। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ फरीद बनिहाल से खबर बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे, भारत पाकिस्तान की भी करते हैं और भारत और पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम पेश सामने आ रही है। और अब खबर जो सामने आ रही है वो इंडस वाटर कमीशन के हवाले से है। सिंध-तास आबी मुआहिदे की कमीशन की मीटिंग मुतवक्का है और माना जा रहा कि 31 मार्च को भारत और पाकिस्तान का जो परमानेंट इंडस कमीशन है वो मुलाकात कर सकता है। लास्ट टाइम वर्चुअली भी हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से। तो एनुअल मीटिंग जो परमानेंट इंडस कमीशन है भारत पाकिस्तान का, इसकी मुलाकात 31 मार्च को होगी। ये मैंडेटरी भी है क्योंकि जो बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा दोनों मुल्कों के बीच तय पाया गया है, उस तय मुआहिदे के बीच हर साल 31 मार्च या मार्च के आखिरी हफ्ते में मीटिंग्स होती है। और बावसूख ज़राया से जो हमारे पास इतला है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान ने इस मीटिंग के इनेकाद को हरी झंडी दे दी है। और भारत की तरफ से जो सीनियर ऑफिसर सक्सेना है वो लीड करेंगे जी कमीशन को, और वो बताएंगे कि क्या कुछ दोनों के बीच पिछले 1 साल के दौरान हुआ होगा। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से मैंडेटरी मीटिंग होती है, 31 मार्च को होगी। और फिलहाल खबर ये है कि अभी तक दोनों मुल्कों ने इस बात पर हामी भर ली है कि इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग शेड्यूल के हिसाब से होगी और शेड्यूल जो है वो 31 मार्च का तय पाया गया है। इस बीच 31 मार्च तक जब ये मीटिंग होगी, आपको याद है कि पिछले साल भी ये मीटिंग हुई थी और इस साल भी लगभग तय, और 1 साल के अंदर एक बार मीटिंग होती है सिंध-तास आबी मुआहिदे के तहत जो वाटर ट्रीटी है दोनों के दरमियान।
कितना पानी किसमें दोनों ममालिक के दरमियान कहां कैसे तकसीम किया जाएगा, इस पर 1 साल का प्लान जो है वो इस मीटिंग के दौरान तरतीब दिया जाता है। और इस बार भी सालाना मीटिंग जो है वो लगभग तय हो गई है। मार्च के महीने में इस मीटिंग को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अब जरा बात एक और अहम मामले की, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए एक और मामले की, जिस पर काफी ज्यादा चर्चा या काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है, और वो है हदबंदी के हवाले से। मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि कमीशन पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां पर कमीशन में जो तौसी तारीख थी, जो डेट को एक्सटेंड किया गया था, वो 6 मार्च 2022, जब सबको इंतजार है कि हो सकता है तब तक कोई फाइनल रिपोर्ट कमीशन की तरफ से लाई जाए, लेकिन इस बीच अबूरी रिपोर्ट भी जल्द पेश की जा सकती है। अरकान पार्लियामेंट अपना एतराज भी उस सिलसिले में दर्ज करा सकते हैं, और तौसी मुद्दत जो 6 मार्च 2022 है, वो खत्म होने से पहले एक अबूरी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि हमारे सामने हदबंदी कमीशन जल्द एसोसिएट मेंबरान्स के हाथ सौंप दे। जनाब, हदबंदी कमीशन के हवाले से खबर यह है कि 6 मार्च को उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है, और 6 मार्च से पहले ही एक और एक्सटेंशन इसको मिलेगा। आज से 2 महीने पहले और 1.5 महीने पहले भी हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट में बताया था कि कमीशन अपना मुकम्मल काम इस टाइम फ्रेम में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 70 से 80% काम करना बाकी है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है। एक ये कि एक्सटेंशन होगा, ये तो ड्यू है, लेकिन एक्सटेंशन होने का मतलब फिलहाल साल 2022 के वस्त तक, जून जुलाई अगस्त तक भी, दूर दूर तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात, आम इंतखाब असेंबली के नहीं होंगे, ये लगभग तय है। और सिर्फ आप नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, क्योंकि 6 तारीख को, अब 6 मार्च को जो है ये मियाद जो है वो मुकम्मल हो रही है, और तब तक सारा काम होना मुश्किल है। फिलहाल हदबंदी कमीशन के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब एसोसिएट मेंबर्स की तरफ से जो एतराज़ात लास्ट मीटिंग के अंदर दिए गए थे, उसके बाद एक और अबूरी रिपोर्ट जो है वो कमीशन बहुत जल्द मेंबरों के सामने रखने जा रही है। और ये कब होगा? माना जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, अगले हफ्ते के किसी भी वक्त ये मीटिंग जो है वो तलब की जाएगी, और इस सिलसिले में कमीशन ने अपनी तैयारियां जो है वो की है। कमीशन 6 मार्च 2020 को बनाया गया था, उसके बाद उसका एक्सटेंशन 2021 तक किया गया, और उसके बाद दोबारा से इसका एक्सटेंशन जब हुआ था तो उसमें अब मीटिंग्स का सिलसिला हुआ। 2 मीटिंग्स अभी तक स्टेट मेंबर्स के साथ हुई है। एक मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बायकॉट किया गया, और दूसरी मीटिंग जो दिसंबर के महीने में हुई थी उसमें मेंबरों ने शिरकत की, और उसके बाद ही एक इंटरिम रिपोर्ट जो थी, जिसमें जम्मू और कश्मीर की असेंबली की हदबंदियों के हवाले से बात कही गई थी कि जम्मू को कितनी सीटें बढ़नी है और कश्मीर को कितनी सीटें बढ़नी है, वो सामने रखने पर जो बवाल उठा था, जो एतराज़ात हुए थे, वो कमीशन के सामने थे। लेकिन अब कमीशन ने 2 और पैमाने सामने रखे हैं। एक ये कि असेंबली का हाल कैसा होगा, किस इलाके की हदबंदी कहां से होनी है, बाउंड्रियां क्या होंगी, एक तो ये फाइनल है। दूसरा जो एतराज दिया है वो कितना माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वो भी इस इंटरिम रिपोर्ट के अंदर है। और तीसरा ये कि लोकसभा सीट्स भी बढ़ सकती हैं। ये एक डेवलपमेंट इसमें आ रही है कि हदबंदी कमीशन जिस तनाजुर में इसको देख रही है, वहां पर शायद लोकसभा की सीट भी बढ़े। ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त कमीशन के सामने, और कमीशन इस पूरे मामले पर भी देख रहा है। लेकिन क्या हतमी फैसला होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। तो फिलहाल जो मीटिंग हुई थी, रंजना प्रकाश देसाई जो रिटायर्ड जस्टिस है, उनकी सरबराही में 2 मीटिंग्स अभी तक हुई है। फरवरी 18 को एक मीटिंग हुई थी, दिसंबर 20 को दूसरी मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकॉट किया, दूसरी में वो आए, इंटरिम रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट पर तनाज़ा हुआ। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी को आपको पता है रिएक्शन किस तरीके से सामने आया था। लेकिन अब जबकि मियाद 6 मार्च को मुकम्मल हो रही है, उससे पहले ही एक बार फिर एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग होगी, ये तय है। और अगले हफ्ते ये मीटिंग मुतवक्को बताई जा रही है ज़रा से जो हमारे पास इत्तलात है। लेकिन अब जहां असेंबली का हदोहाल है, वहीं पर खबर ये भी है कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनको लेकर भी बात कमीशन शायद कर सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, कमीशन का एक और रिपोर्ट आएगा तो एक और बहस हमारे सामने होगी। जी आसिफ। चलिए, इंतजामिया के फैसलों और कमीशन के फैसलों के बाद इंतजामिया के कुछ फैसलों की तरफ आते हैं। मुलाजमीन के हवाले से पूछा जा रहा, थोड़ी देर में हम आएंगे उस पर। एक और हुक्मनामे के हवाले से कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं।
लेकिन बात जरा सरकार की एक पॉलिसी की करते हैं। बीजेपी और पीडीपी के होते हुए यानी साबिका हुकूमत ने कई मकामात पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है खोलने का फैसला किया था और मुतअद्दिद मकामात पर 16,000 कनाल से ज्यादा की जमीन जो है वो सन्नती तरक्की के लिए उस वक्त सरकार की तरफ से जमीन की निशानदेही की गई थी। लेकिन आज के वक्त में इसमें मजीद अपडेट यह है कि सनती तरक्की में रुकावट पैदा हुई है, चूंकि पीडीपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट ने जिस जमीन की निशानदेही की थी उनमें से ज्यादातर हिस्सों के अंदर जमीन सही नहीं थी। आज के वक्त में भी यहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम नहीं किए जा सकते, जिसका मतलब यह हुआ कि एक बार फिर से जिस सनती तरक्की के इनकलाब लाने की बात इंतजामिया की तरफ से हो रही थी उसमें रुकावट हाइल हुई है। डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर भी सवाल उठे हैं और अब जाकर जो जमीन जिसकी निशानदेही की गई थी 16,000 कनाल से ज्यादा की अराजी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर, जहां पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर उस वक्त साबिका रियासत थी, उस रियासत के अंदर और आज की यूटी के अंदर सनती इनकलाब लाया जाना था। लेकिन हुकूमत ने जिन जिन मकामात पर जमीन का इंतखाब किया था, निशानदेही की थी, वो सही ना होने की पादाश में आज इसे एक बार फिर हुकूमत को मुतलका महकमे की तरफ से जमीन वापस देने और दूसरी जगह जमीन अलॉट करने की मांग की गई है, ताकि इस इनकलाब को जो पिछली हुकूमत में भी शुरू हुआ था मजीद आगे ले जाया जा सके। इंडस्ट्रियल स्टेट्स उस जमीन पर कायम नहीं हो सकते और उसको वापस हुकूमत को 16,000 कनाल जमीन मुख्तलिफ इलाकों में जो दी गई थी उस वक्त, वो जमीन वापस देकर हुकूमत को नई ही जगहों पर 16,000 कनाल अराजी के बदले जमीन अलॉट करने और इंडस्ट्रियल स्टेट्स के कायम करने के लिए हुकूमत की तवज्जो एक बार फिर इस अहम मामले पर मबजूल कराई। अच्छा, एक तो ये है कि जनाब ये तकरीबन 104 पैच ऐसे हैं जो सरकार को वापस चली गई हैं। इसमें कहा गया कि जनाब जो फिजिकल फिटनेस इसकी होनी चाहिए थी, रास्ते की फराहमी होनी चाहिए, पानी बिजली का मुमकिन होना चाहिए, वो इन इलाकों के अंदर मुमकिन ही नहीं होगा क्योंकि पहाड़ियों पर जो आपने आइडेंटिफाई किया है। एक तो ये कि उस वक्त की हुकूमत ने इसको कैसे किया, एक बड़ा सवाल है। पीडीपी बीजेपी की हुकूमत उस वक्त थी और क्या ये सिर्फ वोट बैंक सियासत को नज़र में रखते हुए इलाके को खुश करने के लिए किया गया था, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है वो जिला तरक्याती कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का है। जब सरकार ने कहा कि आप जमीन आइडेंटिफाई कीजिए तो क्यों डिप्टी कमिश्नर्स ने लैंड रिकॉर्ड को नहीं खंगाला कि जो पैच हम सरकार को बता रहे हैं कि यहां पर इंडस्ट्री बन सकती है, जमीन हमारे पास अवेलेबल है, क्या ये वाकई तौर पर जमीन इसके लिए अवेलेबल हो सकती है या नहीं। एक तो ये कि पहाड़ियों पर दी गया, उन दुश्वार गुजार इलाकों के अंदर दी गई जहां पर मुमकिन ही नहीं है। दूसरा ये कि जो गैर मुमकिन खाद है, यानी नदी नाले या दीगर चीज जो है, हेली ट्रैक्स जो है, उन्हें किस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के लिए जो है वो नामजद किया गया, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और अभी तक उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और सरकार को, मैंने आज की इंतजामिया को एक एक्शन जरूर इसमें लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्यों ये सारी चीजें इतना बड़ा एक्सरसाइज किया गया और इतनी बड़ी बातें की गई, और क्या यही बड़ी वजह थी कि आज तक ये पूरा काम नहीं हो पाया। और आज जब पै दर पै ये खबरें सामने आ रही है कि जब साबिका हुकूमत के दौर में जो फैसले लिए गए थे, जिस तरीके से काम करने की कोशिश की गई थी, उसमें बड़ी खामियां हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी है या पॉलिटिकल पार्ट पर भी है। तो फिलहाल याद रखिएगा कि 16,000 कनाल जमीन जो अलॉट की गई थी इंडस्ट्रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे फिलहाल इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कई मकामात पर जो 104 पैच ऐसे हैं जो तकरीबन 16,000 कनाल के करीब जमीन है, उसे कह दिया कि ये अनफिट है जी, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग सकती। अब इंडस्ट्री के लोगों की बात जब आप सुनेंगे, वो कहते हम तो पहले दिन से बता रहे थे कि जिन स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ हो ही नहीं सकता है और वहाँ पर हजारों करोड़ रुपया पहले डेवलपमेंट के लिए लगेगा, उसके बाद जमीन हमवार होगी काम के लिए। उससे अच्छा ये था कि जो और स्टेबल जमीन हमारे पास थी उसका इस्तेमाल किया जाता, लेकिन शायद उस वक्त न तो इंडस्ट्री की बात सुनी गई और ना ही कॉमर्स वालों की बात सुनी गई, जिसकी वजह से आज अब ये बात सामने आ रही है 2008-9 के बाद कि जनाब मामला खटाई में इसलिए पड़ा क्योंकि अब ये सामने आ रहा है कि जनाब सही तरीके से न तो सीकॉप ने काम किया, न सिडको ने काम किया, न जनाब आज के न उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर्स ने काम किया, और जब आज इस ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो पता लगा कि ये जनाब अनफिट है इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो जनाब है हमारी कारकर्दगी, ये हमारी रिपोर्ट है साबिका से लेकर अभी तक की हुकूमतों का इतना वक्त लगा इसको एसेंटेट करने में, क्या ये सही है या नहीं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे।
जरा अब आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एक और बड़ी बात बताते हैं, क्योंकि कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद सरकारी तर्जुमान ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक कई अहम और बड़े फैसले हुए हैं। जहां कुछ शहरों को बसाने का फैसला हुआ है, वहीं पर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों के लिए भी एक राहत की खबर जरूर है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई। इंतजामी काउंसिल का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुआ था, जिसमें 3-4 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो ये कि हाउसिंग कॉलोनियों की तामीर के लिए श्रीनगर और बडगाम जिले में 17 ऐसे मकामात हैं जहां पर 2318 कनाल अराजी की जमीन जो मुंतकिल करनी थी उसको मंजूरी दे दी गई है एलजी इंतजामी की सदारत में हुई मीटिंग में। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामी की इस मीटिंग में मुसाफिर टैक्स में 50% की छूट का फैसला लिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मुतालबा रहा है ट्रांसपोर्टर्स का, जिन पर दबाव काफी ज्यादा था और इक्तिसादी बदहाली के बीच ये शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए उन्हें राहत फिलहाल दी गई है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 64 नई असामियां वजूद में लाई गई हैं, इंतजामिया का बड़ा फैसला है। और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक मुख्तलिफ गाड़ियों में आयद 50% मुसाफिर टैक्स की छूट को मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने दे दी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो इजलास हुआ है, इस मीटिंग में मनोज सिन्हा चूंकि खुद मौजूद थे, उनके मुशीर थे। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर्स की जो जायज मांग मानी जा रही थी उसके तहत फैसला लिया गया, उन्हें राहत पहुंचाई गई। कोविड-19 की वजह से मुल्क गिर जो लॉकडाउन रहा, पाबंदियां रही, उसकी वजह से नुकसान ट्रांसपोर्टर्स को काफी ज्यादा हुआ और कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान जिनने पहले ही मज़कूरा मुद्दत के लिए मुसाफिर टैक्स को मुकम्मल तौर पर जमा किया है, उनकी तरफ से अदा की गई इजाफी रकम को अगले, याद रखिएगा, इस अगले माली साल में जमा शुदा या जमा होने के मुकाबले में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये इंतजामिया की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया, बल्कि फैसला भी लिया गया। यानी ऑलरेडी जिनने पैसा भर दिया है वो अगले माली साल के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो मुकर्रर मुद्दत है। इसके अलावा एक और बड़े फैसले में इंतजामी काउंसिल की तरफ से श्रीनगर और बडगाम में 17 मकामात पर 7 गांवों का इंतखाब किया गया है, जहां पर आज के वक्त में 2318 कनाल 8 मरला जमीन की मुंतकली की हाउसिंग कॉलोनियों की तामीर के लिए यहां मकानात जो बनेंगे या शहरी तरक्की महकमे को जिम्मेदारी दी गई है। और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जो है वो इस बड़े टास्क को कंप्लीट करेगा। यहां पर मकानात की एक इंतजामिया मानती है, तलब काफी ज्यादा है, डिमांड्स काफी ज्यादा रही और उस गैप को पूरा करने के लिए फैसला इंतहाई जरूरी करार दिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से। तीसरी बड़ी बात कि डिस्कॉम या पीडीडी डिपार्टमेंट को इंतजामिया कहती है कि जो फैसला आज लिया गया है इससे मजबूती मिलेगी, अफरादी कुव्वत में इजाफा होगा। अगर कहीं पर वैकेंसीज कम थी तो उनको फिल करने के लिए नई 64 असामियां वजूद में लाई गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको भी हरी झंडी दिखाई। इनमें मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन हैं, कश्मीर के लिए अलग, जम्मू के लिए अलग, और पीडीडी जिसके तहत काम करता है, इन कॉर्पोरेशन के अंदर 19, 21, 9, 16 और 5 करके कुल 64 असामियों को पूरा किया जाएगा, जिनमें ऑफिसर से लेकर जनरल मैनेजर्स तक की पोस्टें शामिल हैं, जो नई 64 पोस्टें शामिल। चलिए, ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला, लेकिन जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल है जी कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। और गुज़श्ते दिनों आपको याद होगा कि बजट से सिर्फ 2 दिन पहले हमने इनसे गुफ्तगू की थी और इन्होंने जो खाका खींचा था, इनका मानना था कि बहुत बड़ी परेशानी जी इस सेक्टर को है। क्या इससे कुछ राहत मिलती हुई उन्हें नजर आ रही है? इस पर जरा बात करते हैं। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। चंद दिन पहले इसी पैसेंजर टैक्स को लेकर आप बता रहे थे कि जनाब बड़ी परेशानियां हैं, टैक्स को माफ़ होना चाहिए था और कुछ और मुतालबात आपके थे। अब जो एलजी इंतजामिया की तरफ से जो खाका खींचा गया है, कितने मुतमईन आप नज़र आ रहे हैं? कितना फ़ायदा आपको मिलता हुआ इससे नज़र आ रहा है? एक, और जो मरकज़ ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को एक नया दवाम बख्शने की बात कही है, क्या उससे कोई उम्मीद है अभी आपको कि कुछ और फ़ायदा हो सकता है? जी गवर साहब, जो एलजी साहब ने कल वो सैक के मीटिंग के दौरान जो फैसला लिए गए थे पैसेंजर टैक्स को 50% पैसेंजर टैक्स माफ करने के लिए जो मीटिंग तलब की थी, जो उसमें फैसला लिया गया, इससे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। हमने इससे पहले भी बजट स्पीच के दौरान इनसे बहुत ये एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की मांग की थी। ट्रांसपोर्टरों ने, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने मांग की थी कि हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जिसका वादा 2020 में पिछले बजट में गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने किया था,
और उसमें उन्होंने कहा था कि हम ट्रांसपोर्टरों को एक मेगा पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसके तहत उनको नई गाड़ियां लाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, जिसके लिए जो उनको लॉसेज हुए हैं उसको कंपनसेट किया जाएगा जी। और जो टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स है उसमें वो माफ किए जाएंगे। और हमारे मुतालबात यही थे, लेकिन ये जो पैसेंजर टैक्स का 50% का, उससे ट्रांसपोर्टर को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब अपने वादे पे बरकरार रह के ट्रांसपोर्टरों के हक में एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान करेंगे। अच्छा जी, ये बताइएगा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम आपसे गुफ्तगू करते हैं यूसुफ साहब, तो ये भी बताइएगा कि मरकजी बजट सामने आया, उस बजट के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ट्रांसपोर्ट पर भी एक फोकस रखा गया है और ये इंडस्ट्री रिवाइव कर सके, ये सस्टेन कर सके, ये आगे बढ़ पाए, इस हवाले से मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने भी ऐलान किया। क्या उसमें से कहीं पर आपको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप उसको देखते हैं तो थोड़ी सी राहत जी मिल सकती है हमें भी, अगर प्रॉपर चैनल को यूटिलाइज किया जाए? जी, हम पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि रियासती एक तो मरकजी हुकूमत ने जो बजट में इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए कुछ इकदाम किए हैं। हमें उम्मीद है कि रियासती सरकार भी, मनोज सिन्हा साहब भी अपने उस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो सिन्हा साहब ने कल अनाउंसमेंट कर दी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, इससे क्यों आपको लगता है कि जनाब कोई फायदा नहीं हुआ? आउटराइटली आप कह रहे हैं कि जनाब इससे तो कोई फायदा ही नहीं हमें, जबकि 50% टैक्स माफ भी एक अच्छी खासी रकम होती है एक ट्रांसपोर्टर के लिए एक साल के अंदर। देखिए सर, ये जो जब से ये जम्मू कश्मीर यूटी बना है, यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं होता है। तो अच्छा, अगर 2 साल पहले ये यूटी बनाई गई तो यूटी में, दिल्ली में टैक्स नहीं है, पैसेंजर टैक्स कहीं पे यूटी में नहीं है। लेकिन हमें ये इसको ये लेने के लिए ये एक मजाक सा दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों के साथ। चलिए यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। और ये जनाब ट्रांसपोर्ट को लेकर हम बता रहे थे कि एक अच्छी खबर है, लेकिन ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि जनाब ये तो लॉलीपॉप है, हम जो कह रहे हैं उस पर बात हो नहीं रही है और कोई और लॉलीपॉप हमारे थमाया जा रहा है। और ये भी इनका मानना है कि जनाब यूटी के अंदर पैसेंजर टैक्स नहीं है, इसकी मुझे इत्तला नहीं है, मैं थोड़ा रिसर्च करके थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा तो बताऊंगा क्या है या नहीं है। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुलाजमीन के लिए अब क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर महीने उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और ये क्यों बनाना जरूरी है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक और चीन तक हलचल क्यों हुई है, क्योंकि राहुल का बयान आया है, उस बयान के पस मंजर में भी चलने की कोशिश करेंगे। कोरोना की सूरत हाल से भी आपको रूबरू करवाएंगे और भी कुछ रहेगा आपके साथ जो हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन मुलाकात छोटे से ब्रेक के बाद, वक्त तिजारती वक्फे का है।